सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 6 संचार माध्यमों को समझना का आगे का प्रकरण मसौदा तय किया जाना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों को, जैसे टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट, ये सारे क्या थे? मीडिया या विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम। और इन संचार माध्यमों में नई नई तकनीक का प्रयोग करके इन्हें आधुनिक बनाया गया और इसके लिए उन्हें अधिक धन की आवश्यकता होती है और ये धन उन्हें विज्ञापनों से मिलता है। हमने देखा था कि कैसे जो बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं वो खुद रेडियो या समाचार पत्र के मालिक होते हैं और वे अपने उत्पादों का विज्ञापन इन संचार माध्यमों के द्वारा देते हैं और इन विज्ञापनों से उनके उत्पादों को बढ़ावा मिलता है। पाठक हैं, दर्शक हैं, वो उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि इन विज्ञापनों के बाद वो उन उत्पादों को खरीदते हैं और इस तरह से इन बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों को धन की प्राप्ति होती है, उनकी आय में वृद्धि होती है। फिर हमने देखा था कि लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। ये हमें सरकार के कामों के बारे में बताते हैं। ये सरकार की नीतियों, उनके कार्यक्रमों की आलोचना करके और उनकी कमियां बताकर सरकार के कार्यों को, उसकी कार्यप्रणाली को नियंत्रित करते हैं। लेकिन यह भी आवश्यक है कि उनके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो संतुलित होनी चाहिए, यानी किसी भी विषय के हर पहलू पर चर्चा की जानी चाहिए और ये तभी संभव है जब मीडिया स्वतंत्र हो, यानी कि उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण ना हो, दबाव ना हो। लेकिन वास्तव में मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है और ये हमने पढ़ा था कि उसका पहला कारण था सरकार का उनके ऊपर नियंत्रण करना और दूसरा कारण था कि मीडिया को धन चाहिए और उसके लिए वो विज्ञापनों पर निर्भर होते हैं, यानी कि व्यापार से गहन जुड़ाव के कारण मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है। कौन सी घटना दिखाई जानी चाहिए, कौन सी घटना पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इन सब में भी जो मीडिया की भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। और आज हम यही पढ़ेंगे कि मसौदा तय किया जाना, कि किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसमें भी संचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है और इसी के आधार पर वो ये तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है, यानी कि समाचार में, टीवी में, अखबार में, न्यूज़ चैनल में क्या दिखाया जाए। इसी से क्या है, लोकतंत्र में जनमत का निर्माण होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव की खबर शायद ही समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। यानी कि यहाँ ये मतलब है इसका कि मानो हमारे विद्यालय में एनुअल फंक्शन है तो उसकी खबर है वो न्यूज़पेपर में नहीं दिखाएंगे, टीवी में नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर हमारे उसी कार्यक्रम में कोई प्रसिद्ध अभिनेता है, चाहे वो फिल्म का है ना, या टीवी कलाकार है, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति, अगर वो मुख्य अतिथि बनकर हमारे विद्यालय में आता तो सारी मीडिया उनका इंटरव्यू लेने के लिए भी आती, उनसे मिलने आती और फिर हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव की खबर है वो अपने टीवी चैनल पर, अखबार पर दिखाते। तो यानी जब तक कौन सी घटना दिखाई जानी चाहिए, ये इसमें भी संचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को भी प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। अब जैसे एक इधर देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है डाउन टू अर्थ, ये एक पत्रिका है जिस पर कोल्ड ड्रिंक पर बैन के लिए बताया गया था। तो अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेय में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बड़े होने के कारण उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा की रिपोर्ट है वो प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के अनुसार
नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है, और इस वृत्तांत को पेश करके समाचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान शायद कभी नहीं जाता। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि पीने का पानी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, और प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और पानी की कमी के कारण मर भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी भी नहीं मिलता है, साफ पानी नहीं मिलता है। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिज़ाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो ये देखिए कि इस तरह से आपने टीवी में देखा होगा, है ना, कि फैशन वीक होता है जिसमें डिज़ाइनर हैं वो अपने द्वारा बनाए गए नए नए डिज़ाइन के कपड़ों को शो करते हैं, दिखाते हैं अमीर व्यक्तियों के आगे, ताकि उनके कपड़े हैं वो डिज़ाइन किए हुए वो बिक सके, है ना। तो ये इस तरह से जो फैशन शो है वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। तो अब उन्होंने संचार माध्यमों ने ये पहले ही एजेंडा तैयार कर लिया था कि समाचार ये फैशन वीक है वो हमें दिखाना है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि संचार माध्यमों के द्वारा एजेंडा तय करते हुए झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देने से क्या नतीजा निकला। जैसे ही समाचार माध्यमों के द्वारा फैशन वीक की खबर देने का एजेंडा तय कर लिया गया था, तो समाचार पत्र मुंबई क्षेत्र की झोपड़पट्टियों के तोड़े जाने की खबर को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि देखिए झोपड़पट्टियों के जो लोगों की समस्याओं को, उनके कष्टों को समाचार को अन्य किसी भी समाचार पत्र में भी नहीं दिखाया गया था, क्योंकि उन्होंने उनका पहले ही एजेंडा तय किया हुआ था कि फैशन शो होगा और हमें उसे कवर करना है। तो ऐसे ही एक प्रश्न और है कि क्या आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं लगा हो, क्योंकि संचार माध्यमों में उन्हें नहीं दिखाया गया था। तो हाँ, ऐसे ही है देखिए कि शहर में बढ़ती बेरोज़गारी बहुत है, और अब हमें क्या है कि ये महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि किसी भी संचार माध्यम में उसे दिखाया नहीं गया था। तो हमें पता ही नहीं है कि शहर में कितनी बेरोज़गारी है ना। अगर वो हमें इसके बारे में कुछ दिखाते तो हमें पता लगता कि शहर में जो बेरोज़गारी है वो बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद देखिए कि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो गांवों की सूचनाएं हैं, घटनाएं हैं, वो इन अखबारों में प्रकाशित नहीं हो पाती, टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाई जा सकती हैं। तो इसीलिए कुछ स्थानीय समाचार भी वहाँ प्रकाशित किए जाते हैं उस क्षेत्र के। तो यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से होता है। इसीलिए कुछ स्थानीय समूह हैं वो स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आते हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो के द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्यों के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज व उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके अलग अलग निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाते हैं, और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। तो ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है खबर लहरिया। ये एक समाचार पत्र है जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। तो देखो, अगर इन महिलाओं को अलग से अपना अखबार क्यों निकालना पड़ा, अगर इनके समाज के, इनके क्षेत्र की ऐसी जो इनके साथ घटनाएं होती हैं, इनके साथ जो हिंसा होती है, अगर उन्हें स्थान टीवी पर या अखबार में मिलता तो उन्हें अपना अलग से एक अखबार नहीं निकालना पड़ता, स्थानीय संचार माध्यम का उपयोग इनको नहीं करना पड़ता।
लेकिन इन देखो दलित महिलाओं ने अपना एक अलग से अखबार निकाला और वो था स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखा हुआ था और 8 पृष्ठ के समाचार पत्र था, यानी कि इस समाचार पत्र में 8 पेज होते थे। तो इनमें क्या था कि किससे जुड़ी हुई इसमें न्यूज़ दिखाई जाती थी। तो इनमें दलितों से संबंधित विषयों पर, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। और इस समाचार पत्र के पाठक कौन कौन हैं, यानी इसे कौन कौन पढ़ते हैं, तो उन्हें किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा होता है। तो इस तरह से देखिए कि कई बार क्या है कि स्थानीय संचार माध्यमों का भी प्रयोग करना पड़ता है अपनी बात को पहुंचाने के लिए। तो प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह से वे एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है और इसे सेंसरशिप कहा जाता है। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से भी प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। यह भी हम पढ़ चुके हैं कि संतुलित रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होने के 2 कारण होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए सजग रहना महत्वपूर्ण है और ये सजगता इसीलिए महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी है वो कभी कभी पूर्ण नहीं होती है, एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। अपने आप से ही प्रश्न करने चाहिए कि इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है और किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। तो इसके बाद देखिए कि यहाँ पर एक सामाजिक विज्ञापन भी दिखाया जा रहा है। जैसे हमने पढ़ा था विज्ञापनों के बारे में, तो ऐसे ही कुछ सामाजिक विज्ञापन भी होते हैं। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके और ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये रेलवे क्रॉसिंग है, इसको पार करने से संबंधित एक सामाजिक विज्ञापन लगाया गया है कि सतर्कता ही संरक्षा का आधार है। तो इस तरह से जो ये सरकार द्वारा और निजी संस्थाओं द्वारा भी ऐसे विज्ञापन लगाए जाते हैं और इन्हें सामाजिक विज्ञापन कहा जाता है। तो विज्ञापनों के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।